Hello and welcome to my channel Economics and Statistics by प्रीत। गाइस, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मुद्रा आपूर्ति, यानी मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा। आप जानते ही ये मनी सप्लाई क्या होता है, मार्केट में जो मनी चलती है उसको किस किस नाम से जाना जाता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मनी जो करेंसी जो होती है, जो मनी होती है, उसको जाना जाता है M1 नाम से, जिसमें इंक्लूड होता है जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों में मांग जमा। जनता जो करेंसी यूज़ कर रही है और बैंकों में जो डिपॉजिट जमा होता है, जो डिमांड जो बैंकों में जो मांग जमा होता है, ये आपको पता ही है, सेविंग्स वगैरह जो बैंक में लोग जो करते हैं उसे M1 कहा जाता है। अब M2 की बात करें तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग जमाएं इसमें इंक्लूड होती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जमा इसमें इंक्लूड होती है। M3 की अगर हम बात करें तो M1 प्लस बैंकों में सावधि जमाएं इसमें इंक्लूड होती है। M3 में M1 इंक्लूड ऑलरेडी किया हुआ है, यानी M3 जो मनी है उसमें M1 को ऑलरेडी इंक्लूड किया है, जिसमें बैंकों के पास करेंसी प्लस बैंकों की मांग जमा को इसमें डाला गया है। M4 की अगर हम बात करें, M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं इंक्लूड की जाती हैं। पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं, सेविंग्स बैंक जमाएं, बैंकों की मांग जमा, ये जो सारी जो मनी होती है, ये इनको जो जो कैटेगराइज किया गया है वो M2, M1, M2, M3, M4 में किया गया है। जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ बढ़ते हैं, जो करेंसी जो लिक्विडिटी है वो कम होती जाती है। क्यों, आप जानते ही होंगे। जैसे जैसे जनता के पास करेंसी है तो ऑब्वियसली वो पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। अब उसने पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिए तो वो कैसे खर्च करेगा। अब बैंकों में उसने सावधि जमा ले लिए तो वो और नहीं खर्च करेगा, और पोस्ट ऑफिस में कुल जमा हो गई तो और नहीं खर्च करेगा। तो इस तरीके से धीरे 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 M4 तक आते आते लिक्विडिटी, जो मनी की जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, वो कम होती जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। M1 को मुद्रा की संकीर्ण परिभाषा माना जाता है। M1 को मुद्रा की संकीर्ण परिभाषा इसलिए माना जाता है कि M1 में जो कैटेगराइज की गई जो मनी है वो सारी इंक्लूड नहीं होती, जबकि M4 में, M3 में ऑलमोस्ट सारी इंक्लूड हो जाती है। और M3 ज़्यादा विस्तृत दृष्टिकोण वाली परिभाषा इसलिए है क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। इसलिए दोस्तों M3 को विस्तृत मुद्रा भी कहा गया है। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में अक्सर आता है कि मुद्रा की सबसे विस्तृत मुद्रा की सबसे विस्तृत मुद्रा किसे कहा जाता है, मतलब सबसे विस्तृत मुद्रा कौन सी है। तो लोग गलती से क्या करते हैं, 1 2 3 4 तो 4 ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है। M3 जो है वो मुद्रा, विस्तृत मुद्रा उसको माना जाता है, न कि M4 को। ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस। अब यह बात जानने योग्य है कि M1 की अपेक्षा M2 की अपेक्षा M3 की अपेक्षा M4 की तरफ जाते जाते मुद्रा की तरलता घटती जाती है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुद्रा की तरलता क्यों घटती जाती है। अब मुद्रा एक ऐसी चीज़ है, जितनी इंसान अपने पास रखेगा उतनी वो खर्च करेगा। अब अपने पास रखेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी कम होगी। ठीक है गाइस, तो ये था इसका जो मुद्रा को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, और M1, M2, M3, M4 में किस किस चीज़ को लिया जाता है, ये आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम किसी और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।